नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत राग विवरण का जो टॉपिक है उसमें राग देश के बारे में पढ़ेंगे। इस राग का नाम राग देश भी है और कुछ लोग इसे देश भी कहते हैं, जिसमें सरोता वाला होता है। दोनों नाम प्रचलित हैं और इस दोहे से आपको इसके कुछ लक्षण क्लियर होंगे और इसको बाद में मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। औरव संपूर्ण राग में दो निषाद का योग, थाट खमाज द्वितीय रात्रि रेप का संयोग। इसका अर्थ समझिए। औरव संपूर्ण यानी जिसके आरोह में 5 स्वर लगेंगे और अवरोह में सभी 7 स्वर लगेंगे। दो निषाद का योग यानी दोनों निषाद, शुद्ध निषाद भी और कोमल निषाद भी, इन दोनों का प्रयोग होगा। थाट खमाज यानी यह खमाज थाट से उत्पन्न हुआ है। खमाज थाट कौन सा होता है? जिसमें कोमल निषाद का प्रयोग हो और बाकी समस्त स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाएं। द्वितीय रात्रि यानी रात्रि का द्वितीय प्रहर में इसका गाना बजाने का समय निर्धारित किया गया है। और रे प का संयोग यानी वादी स्वर रे ऋषभ और संवादी स्वर पंचम। ऐसा राग जिसमें जो औरव संपूर्ण हो, दोनों निषाद का प्रयोग किया जाए, खमाज थाट से उत्पन्न हो, रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाए, रे वादी हो, पंचम संवादी हो, यह देश राग के लक्षण हैं। और जैसा कि इससे स्पष्ट हुआ है कि इसकी उत्पत्ति खमाज थाट से मानी गई है। इसमें दोनों निषाद का प्रयोग होता है। दोनों निषाद का प्रयोग होता है जहाँ जिस राग में कभी एक ही स्वर के दो रूप प्रयोग किए जाएं, कोमल और तीव्र, तो उसका एक सामान्य सा नियम यह है कि आरोह में तीव्र या शुद्ध रूप प्रयोग किया जाएगा और अवरोह में कोमल रूप प्रयोग किया जाएगा। यानी राग देश में भी आरोह में शुद्ध निषाद तथा अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाएगा। अब इस राग की जैसे जाति बताई गई है औरव संपूर्ण, यानी जिसके आरोह में तो 5 स्वर प्रयुक्त होंगे यानी कोई 2 स्वर वर्जित होंगे और अवरोह संपूर्ण होगा। तो कौन से 2 स्वर आरोह में वर्जित हैं? वो हैं गंधार तथा दैवत। ग और ध आरोह में वर्जित हैं और अवरोह संपूर्ण है, अतः इसकी जाति औरव संपूर्ण कहलाई गई है। राग का वादी स्वर ऋषभ है और संवादी स्वर पंचम है। अब इस संवादी और वादी के विषय में कुछ मतभेद मिलते हैं। कुछ विद्वान इसका वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर ऋषभ मानते हैं, जबकि लॉजिकली इसका वादी स्वर ऋषभ होना चाहिए और संवादी स्वर पंचम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो यह पूर्वांग प्रधान राग है। पूर्वांग मतलब सारे गा म प के, और उत्तरांग मतलब मा पा धा नी सा। तो पूर्वांग प्रधान राग है, इसलिए इसका वादी स्वर भी पूर्वांग में होना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है, तो उस दृष्टि से भी अगर राग के समय सिद्धांत को देखें तो भी उसका वादी स्वर सप्तक के पहले हाफ में होना चाहिए, यानी पूर्वांग में होना चाहिए। अर्थात इसका वादी स्वर रे और संवादी स्वर पंचम, यह ज़्यादा उचित ध्यान पड़ता है। और इसका आरोह इस प्रकार है। सा नी सा रे मा पा नी सा। ये वाला निषाद शुद्ध निषाद है। अब अवरोह किस प्रकार से है? सा नी, ये कोमल नी है। सा नी ध प
ध म ग रे ग नी सा। आरोह अवरोह आपको फिर से देखिए। आरोह सा नी सा रे मा पा नी सा। अवरोह सा नी ध प ध म ग रे ग नी सा। राग की पकड़ इस प्रकार है। पकड़ आपको मालूम है क्या चीज़ है? ऐसा छोटा स्वर समुदाय जिसके बजाने से या गाने से तुरंत हम राग को पहचान सकें, वह स्वर समुदाय पकड़ कहलाता है। तो राग देश की पकड़ इस प्रकार है। मा पा धा म ग रे ग नी सा। इस राग के आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। अवरोह में गंधार और दैवत वर्ज्य, आरोह में गंधार और दैवत वर्ज्य हैं, किंतु इस राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी जो द्रुत ताने हैं उनमें इस नियम का उल्लंघन भी किया जा सकता है। जैसे आरोह में भी आप ग अथवा ध का प्रयोग करते समय मींड और द्रुत तानों में, जैसे रे ग म ग रे तथा पा ध नी ध प, इस प्रकार के जो स्वर समुदाय हैं उनमें ग और ध का आरोह में भी प्रयोग किया गया है, जो राग की सुंदरता को बढ़ाता है। इसलिए यह अलाउड भी है। और अगर इस राग की प्रकृति के बारे में बात करें तो यह चंचल प्रकृति का राग है, इसलिए इसमें ज़्यादातर छोटा ख्याल या द्रुत बंदिश बजाई जाएगी। इसके अवरोह में ऋषभ का वक्र प्रयोग किया जाता है। वक्र का मतलब वो सीधे ढंग से नहीं आता है, कुछ जैसे घुमा फिरा के जिसे कहा जा सकता है। तो अगर म से रे की तरफ आना है तो म ग रे की जगह आप इस तरह से कहेंगे म ग रे ग नी सा। रे से वापस ग पे जाकर के फिर सा की तरफ आना, यह वक्र प्रयोग कहा जाता है। ध और म की स्वर संगति भी इसमें बहुत बार बार दिखाई जाती है, इसलिए अवरोह में प को अल्प प्रयोग करके ध म इस प्रकार से किया जाता है। जैसे नी ध प ध म ग रे ग नी सा। और इस राग में न्यास के स्वर हैं, यानी जिन पर बार बार ठहरा जा सकता है, लंबा लॉन्ग सस्टेन किया जा सकता है, वो हैं सा रे और पा। और इसके समप्रकृतिक राग सोरठ और तिलक का मोद है। सोरठ और तिलक का मोद में देश से किस तरह से अंतर है? सोरठ में गंधार का बहुत ही अल्प प्रयोग होता है। म ग रे सा या म से रे की तरफ जाते वक्त अवरोह में सिर्फ उसको टच किया जा सकता है, उस पर न्यास नहीं किया जा सकता। गंधार का बहुत अल्प प्रयोग सोरठ राग में होता है। तिलक का मोद में कोमल निषाद का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाता है। आरोह तिलक का मोद का भी देश की तरह ही है, मगर अवरोह में थोड़ा सा फ़र्क है। वो किस तरह से है? जैसे आरोह इसका होगा सा रे मा पा नी सा। अब अवरोह में देश राग में कोमल निषाद लगता है, जबकि इसमें सा नी पा ध म ग, इस प्रकार से सा नी ध प नहीं यूज होकर के सा नी सा पा ध म ग, ये अवरोह का जो विशेषता है राग तिलक कामोद की है। तो इस प्रकार आज आपने देश राग के बारे में जाना कि किस प्रकार से उसका आरोह अवरोह, वादी, संवादी, वर्ज्य स्वर, विकृत स्वर, शुद्ध स्वर और पूरे किस तरह से स्वरों का चलन है।
आज की अध्याय में अगर आपको किसी चीज़ का कोई जिज्ञासा हो या शंका हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उस शंका को रख सकते हैं। धन्यवाद।